Hello everyone, this is your RM class. I'm Dr. Mary Radna Abara from Department of Botany, Bharati Vishwavidyalaya. Today we are going to see presentation of your data in report or any kind of written documents. Okay, so in previously we saw that how to report writing, how to report what are the different type of reports, and how can you write a report, what are the main component of report. Now when you write a report or your any work publishing or book or anything, you must show many things in facts and figure. That is data presentation. How will you interpret your data in terms of figure or layout? First of all, you are presenting the data. It could be visual or tabular form, any diagram or figure in visual form or any tabular form. Okay, it could be a flow chart, it could be any diagram or any graphical representation of anything you collected or you want to present to your readers. Okay, so how should be your diagram, table or etc. you want to present as a result, or you want to convey your message? It should be clear, it should give you accurate value, it should be accurate, it gives a completeness and uniformity. Okay, completeness or you can say competentness means आप जो भी अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं वो आपका जो भी रीडर है उसको वो पूरा मैसेज क्लियर होना चाहिए। यू वांट टू कन्वे, आप उसको जो दिखाना चाहते हैं, वो दर्शाना चाहते हैं, चाहे वो फ्लो चार्ट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी डायग्राम के माध्यम से हो, चाहे वो चित्रित विवरण हो, पाई चार्ट्स हो, इट कुड बी टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में आप जो भी अपना सैम्पलिंग है, जो कुछ भी आपका डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, या फिर फिगर और फैक्ट्स के रूप में जो कुछ भी आप पिक्टोरियल डायग्राम आप देना चाहते हैं, तो उसे आप कैसे प्रेजेंट करेंगे और उनमें क्या क्या खास बात होनी चाहिए। तो उनमें खास बात ये होनी चाहिए कि वो क्लियर हो, आपके कोई भी फैक्ट्स, फिगर, डायग्राम क्लियर हो। अभी टाइम टू टाइम जब आप जर्नल में आप पब्लिकेशन करते हैं अलग अलग जर्नल के हिसाब से, वो आपको पूरा डायमेंशन देते हैं आपके फिगर्स। जब हम स्पेशली बात करें प्लांट साइंस में या बॉटनिकल साइंस में या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको पिक्चर्स रिप्रेजेंट करने हैं, पौधों के पिक्चर्स को आपको लगाना है, या फिर किसी प्लांट आइडेंटिफिकेशन में आपको इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए पौधे की फोटोग्राफ लगानी है, तो वो अपना गाइडलाइंस के अनुसार, उनके गाइडलाइंस के अनुसार हाई रेजोल्यूशन DPI जो उनके डिजिटल रेजोल्यूशन है, वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मांगते हैं। आपको वो गाइडलाइंस देंगे कि किस तरह की आपकी पिक्चर होनी चाहिए, कितने डायमेंशन में होनी चाहिए, उनका रेशियो कितना होना चाहिए। उसके बाद देखने वाली बात ये है कि अलग अलग जर्नल्स में आपको अलग अलग तरीके का कॉल आउट रहेगा कि आपको उसको अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस होंगे। उसके अलावा कुछ बातें हर जगह कॉमन है, चाहे वो आप प्रेजेंटेशन, सेमिनार या आप बुक को पब्लिश करते हैं, बुक छपाने के लिए अगर आप अप्रोच करते हैं, या आप थीसिस रिपोर्ट राइटिंग या किसी भी तरह की आप राइटिंग वर्क या किसी भी तरह का जब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने डेटा की या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, तो उनमें कौन कौन सी बात कॉमन होती है और क्या क्या बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। दैट इज फर्स्ट वन इज इट शुड बी क्लियर, एक्यूरेसी। आपके टेबल के वैल्यूज को देख के ये उसकी मान्यता या उसकी वैलिडेशन प्रूफ होनी चाहिए, वो उनका एक्यूरेसी, उनमें कुछ भी तरह का प्रयास या अंतर नहीं होना चाहिए, तो एक्यूरेट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंटनेस यानी
किसी भी तरह का टेबुलर जब आप डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की बयासनेस या किसी भी तरह का अनक्लियर फैक्टर्स या वेरिएबल्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि आपने प्लांट स्पीशीज की कितनी ली, क्या लिया। आपके हर टेबल का एक हेडलाइन होगा और उसके वेरिएबल्स होंगे। वो सब क्या होना चाहिए, पूरी तरह से कॉम्पिटेंटनेस यानी एक ही बार में पढ़ने से समझ में आना चाहिए रेडियो। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी। हमेशा जब भी आप किसी भी बुक पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक टेबल में एक तरह का उसके बनावट में, उसके फिगर्स की बनावट में यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी एक सारता होगी उसके अंदर कि वो अगर उसके नीचे हेडिंग देना है या ऊपर हेडिंग देना है तो थ्रू आउट द बुक द हेडिंग विल बी अपीयर ऑन द अपर साइड और ऑन द बिलो साइड। सो हम इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट। जो आपके फैक्ट्स और फिगर के ऊपर पे जो हेडिंग होती है उसे ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट कहा जाता है। स्पेशली इन प्लांट साइंस, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में किसी भी तरह के डाटा फिगर को आप जब दिखाने चाहते हैं तो उसकी अपनी हेडिंग होगी। जैसे कि अगर आप पौधे के विवरण दे रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो आपके ऊपर वाले एरिया पे आएगी। Number of species and then serial number, species और वो कहाँ पाई गई, लोकेशन। इस तरह से आपके टेबल के ऊपर पे ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट ऊपर पे आएगा और जो बिलो होगा दैट इज एनी एट्रीब्यूशन। जैसे इस पे कोई रिमार्क है या इस पे किसी भी तरह का रिमार्क आपने देखा होगा, स्पेशल रिमार्क एस्ट्रिक साइंस जब बने रहते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में नीचे पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नीचे रहता है। सो दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट अ टेबल और एनी फैक्ट्स एंड फिगर। आपके उसमें एक सारता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपके जो भी फिगर्स है, फैक्ट्स हैं, ये प्लेगरिज्म फ्री होनी चाहिए। इसीलिए इनकी अपनी गाइडलाइंस है कि किसी भी फैक्ट एंड फिगर को कॉल आउट, फर्स्ट ऑफ थिंग कॉल आउट, कि टेबल का कॉल आउट, यानी टेबल को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपके फिगर्स को आप किस तरह से दिखा रहे हैं, उसका जो हेडिंग है, इफ इट इज फिगर इज शोइंग योर स्पीशीज नेम, सो यू कैन नॉट राइट द फिगर showing species. This is the wrong method. आप कभी भी ये नहीं लिख सकते कि ये चित्र आपके ये पौधों को दर्शा रहा है या ये पाई चार्ट शोइंग दिस फैक्टर्स, ऐसा कभी नहीं होता। उसमें कॉल आउट होता है नंबर 1 फिगर 1A शोइंग स्पीशीज, सो दैट इज कॉल्ड कॉल आउट। आप कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते, उसका लिखने का एक तरीका होता है, आपको गाइडलाइंस के अनुसार उसको देखना पड़ता है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं टेबल या फिगर के लिखते वक्त आप उस कॉल आउट को अच्छी तरह से लिखेंगे। कभी भी आप टेबल के नीचे ये नहीं लिखेंगे कि टेबल शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ दिस और टेबल इज प्रेजेंटिंग, ऐसा नहीं रहता। टेबल 1
नंबर ऑफ स्पीशीज टेबल टू नंबर ऑफ परचेज आइटम, इस तरह से वो लिखा हुआ रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, कॉपीराइट एट्रीब्यूशन। अगर आपने कोई फिगर को कहीं से लिया है, चाहे आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पीपीटी प्रेजेंटेशन पे भी आप अगर देखेंगे, कोई भी आप फिगर लेते हैं या आप कोई मैप में आप अपनी जगह दिखाना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग करी या जो भी आप स्टडी एरिया शो करना चाहते हैं, तो आपने मैप लिया, मैप ऑफ इंडिया या वेब से किसी भी साइट से आपने उस मैप को लिया है, तो आपको उस लेटर के नीचे या उस डायग्राम के नीचे अब कॉपीराइट मेंशन करना पड़ेगा कि आपने वो डायग्राम कहाँ से लिया है। सपोज इफ यू आर यूजिंग मैप ऑफ छत्तीसगढ़, मैप ऑफ छत्तीसगढ़ डायग्राम में, तो आपको वहां सोर्स लिखना पड़ेगा, सोर्स मैप ऑफ इंडिया। Map of India is a website where you can see the different type of map. It is a website जहाँ से आप मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप अगर कॉपीराइट प्रोटेक्शन से या अपने थीसिस में किसी तरह के या अपने वर्क पे या पेपर पे किसी भी तरह का आप चाहते हैं कि कमेंट्स ना आए या फिर एरर ना आए, तो आप कोई भी फिगर को आप जहाँ से साइट कर रहे हैं, जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, उसकी साइटेशन आप दिखाएंगे ये और उसके सोर्स को लिखेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं जब किसी और चैनल में किसी और चैनल की कंटेंट को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को लिखा जाता है सौजन्य, अगर वो क्रिकेट का गेम है तो अगर न्यूज़ चैनल वाले अगर किसी सेटमैक्स के सौजन्य से इस तरह से वो पार आउट लिखा रहता है या वो सोर्स के बारे में लिखा रहता है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड attribution. Okay, so these copyright protect attribution is used in each and every diagram. अगर लोग फ्लो में या बहुत सारे पीपीटी प्रेजेंटेशन में आजकल इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया जाता, बट ये आप अगर हैबिचुअली आप करते हैं तो जो भी आप फोटोग्राफ यूज करते हैं वहाँ उसका सोर्स लिखा जाए। Okay, if you are using Google Maps, so you should write there that this is from Google Maps or Google Earth. इस तरह से आप किसी भी फैक्ट्स और फिगर का यूज करते हैं तो उसको आप लिखेंगे। देन प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, अगर आपने कहीं से किसी तरह का कोड या फिगर कहीं से दिया है तो उसको एक्नॉलेज करेंगे। अगर आपने कहीं से टैबलर या आउटसोर्सिंग की है किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने लास्ट बायोस्टैट की क्लास में बताया था कि आप NCBI से एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस ले सकते हैं, प्लांट रिकॉग्नाइजेशन की डेटाबेस के बारे में आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से, जीन सीक्वेंस से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये कौन से पौधे की नस्ल है या विच टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ दिस फ्रॉम विच फैमिली दिस प्लांट इज बिलोंग। तो ये पौधे किस परिवार से या किस स्पीशीज प्रजाति का है ये आपको पता चल जाएगा NCBI की साइट से जाने से, या आप पिक्टोरियल जो फोटोग्राफी के माध्यम से भी, गूगल लेंस के माध्यम से अगर आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका पेपर एक्नॉलेजमेंट, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट देना ज़रूरी है। फ्रॉम वेयर यू आइडेंटिफाइड एनी डायग्राम, अगर आप किसी पौधे को आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसको या कहीं से पौधे को आप फोटो आपने अपना लगाया है तो भी आप फैक्ट के नीचे पे नोट में उस चीज़ को डालेंगे आइडेंटिफाई और आइडेंटिफिकेशन नंबर या एक्सेशन नंबर आप NCBI से ले सकते हैं, डाल सकते हैं और इसको एक्नॉलेज करेंगे दिस वर्क इज डन बाय NCBI और दिस NCBI और दिस सीक्वेंस वर्क सॉर्टेड आउट बाय NCBI। तो इस तरह से आप किसी भी फिगर, प्लेट या पेपर के नीचे वहाँ पे स्टार मार्क, एस्टेरिस्क मार्क डाल के उस पेपर का एक्नॉलेजमेंट आप आगे पीछे कहीं ना कहीं पे आप दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके डेटा प्रेजेंटेशन में या फिगर प्रेजेंटेशन पे ये चीज़ें मस्ट है. These are the common thing used in any type of publication. Okay. Then fourth one is permission and citation. जब यूजुअली ये बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं परमिशन और साइटेशन. जब हम देखेंगे कि किसी बुक, हम जैसे लिनेंजर की बात करते हैं, लिनेंजर इज वन ऑफ द माइक्रो बायोकेमिस्ट्री बुक, वन ऑफ द फेमस रिटन बाय सीन्स हिल एंड कॉक. जब हम इस बुक को देखेंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारी किताबों में कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ये मार्क रहता है, copyright protected. That means the material in that or the figure in that और जो भी आप बायो एनालिसिस कंपोनेंट के फिगर देखते हैं वो उनके पास कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है. जब उस तरह का कुछ भी आप उसे मिलता जुलता भी अगर आप उसको यूज़ करते हैं अपने बुक में, तब आप उसको परमिशन, यू हैव टू आस्क परमिशन दैट आई एम यूजिंग दिस फिगर इन माई पब्लिकेशन. कई बार आप अगर किसी इंडियन ऑथर की किताब देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि दिस फिगर वॉज फ्रॉम नेल्सन एंड कॉक्स बुक और लिनेंजर्स बुक. इस तरीके से वो रेफरेंस में लिखा हुआ रहेगा. अगर आप अच्छे राइटर की किताबों को आप देखेंगे तो उसमें परमिशन ग्रांटेड, यानी आफ्टर सीकिंग परमिशन आल्सो इट इज एक्नॉलेज्ड. ओके. फिगर के नीचे कुछ ना कुछ इस तरह से मेंशन रहता है. अगर आप न्यूज़पेपर भी उठा के देखेंगे, अगर वेबसाइट की कोई न्यूज़ अगर आती है तो उसमें ANI या PTI इस तरह से चीज़ें, जो भी न्यूज़ एजेंसी का जो रेफरेंस है वो चीज़ लिखी रहती है. सो दिस इज़ वन मोर अनदर थिंग, परमिशन और साइटेशन. यू हैव टू मेंशन द परमिशन एंड साइटेशन. जब हम बहुत अच्छे पब्लिशिंग पेपर्स की बात करते हैं, अच्छे जर्नल्स की, जब साइंस जर्नल या एल्सवेयर में आप जब कुछ पब्लिश करेंगे या किसी का रेफरेंस देंगे तो वहाँ पे वो एक बहुत सारे आपको अपेंडिक्स देंगे जिसमें एक परमिशन लेटर भी होता है कि जिस भी फिगर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मिलते जुलते फिगर को आप मेंशन कर रहे हैं तो आपको उस ऑथर से, जो उसके पहले ऑथर है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं आपके फिगर का या आपके बुक के इस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस फैक्ट को आपको अपनी बुक में इस चीज़ को दिखा रहा हूँ. सो दिस इज़ वन मोर थिंग एंड दिस इज इनडायरेक्टली दिस विल क्रिएट साइटेशन ऑफ द ऑथर. जो भी ऑथर है, पेपर में तो हम लोग डायरेक्ट साइटेशन के लिए जाते ही हैं और वहाँ पे साइटेशन इंक्रीज होता है कि आपने किसी भी पेपर से रेफरेंस लेके अपने पेपर में डाला कि हमने इन ऑथर के पेपर पढ़े, इन जर्नल से पेपर पढ़े, और अपने पेपर के ब्लास्ट में वो रेफरेंस, आप बाइब्लियोग्राफी या रेफरेंस में आप उस चीज़ को डालते हैं. बट उसके अलावा जैसे आपने प्रेजेंटेशन बना ली या आपने अपना बुक लिखा, तब ये क्या होता है, प्रॉपर परमिशन और प्रेजेंटेशन और साइटेशन मार्क करना पड़ता है. अदर देन बुक, फिगर भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं या टेबल भी आप यूज़ कर रहे हैं या किसी तरह का डेटा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस रेफरेंस डेटा. ओके. तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन या साइटेशन में उसको दिखाना पड़ेगा. देन सेकेंड, लास्ट, फिगर चेकलिस्ट. आपको कभी भी अपना जो भी फिगर या टेबल, टैबुलर फॉर्म या रिपोर्ट्स में आप जब जमा करते हैं रिटर्न रिपोर्ट, तो आप उसके फिगर चेकलिस्ट फॉर्मेट देखेंगे कि आपने कौन कौन से फिगर यूज़ किए हैं, और उसको जैसे कि पहला हम विषय सूची जिसे कहते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, उसे 1 2 3 4 जब फिगर नंबर है वो चैप्टर वाइज या थ्रू आउट योर पेपर वाइज एक जैसा कंसिस्टिंग होना चाहिए. और अगर पार्ट 1 पार्ट बी में है तो वो स्मॉल लेटर्स में ABC, 1A 1B 1C, या जो जिस भी तरीके से आप कंटिन्यूशन रखना चाहते हैं उस तरीके से आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये कुछ बातें हैं जो आप अपने डेटा कॉमन है, जो डेटा प्रेजेंटेशन करेंगे, वो चाहे फ्लो चार्ट में हो, पिक्टोरियल हो या टैबुलर फॉर्म में हो या पाई चार्ट से किसी भी फॉर्मेट में हो, इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे. ठीक है. सो दिस इज फॉर योर क्लास. आई थिंक
these few facts are going to help you to write your writing work or any type of work you need in research. Thank you for this class.